नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 76 एक ऐसा ऑफिसर प्रोवाइड करता है जिसका नाम है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हमारी कंट्री का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। अगर सरल भाषा में कहें तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सरकार का, भारत भारत सरकार का वकील होता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ चल रहे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चलने वाले केसेस को लड़ता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पक्ष में बात करता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी लीगल मैटर्स होते हैं उससे रिलेटेड कुछ भी एडवाइस अगर गवर्नमेंट को चाहिए होती है तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही एडवाइस करता है। तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, क्या इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। तो क्या प्रेसिडेंट किसी भी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बना देता है? नहीं। कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं, कुछ एलिजिबिलिटीज होती हैं। जो भी व्यक्ति या जितने भी व्यक्ति उन एलिजिबिलिटीज को पूरा करते हैं, उन व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति को हमारे देश का प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति अपॉइंट करता है एज अ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वही व्यक्ति बनता है जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की भी क्वालिफिकेशन को पूरा करता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की क्या क्वालिफिकेशन है? सुप्रीम कोर्ट का जज वही व्यक्ति बन सकता है जो सबसे पहले भारत का नागरिक हो। ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सेकेंडली, वो जज रहा हो किसी भी हाई कोर्ट का 5 साल के लिए, उसे किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल के लिए एज अ जज का एक्सपीरियंस हो, वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने की भी एलिजिबिलिटी रखता है। या फिर अगर वो जज नहीं है रहा 5 साल के लिए और अगर वो एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट का एडवोकेट रहा हो 10 साल के लिए, तब भी वो अटॉर्नी जनरल बनने की क्वालिफिकेशन को पूरा करता है। और अगर वो एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 इयर्स भी ना रहा हो और 5 साल के लिए जज भी ना रहा हो, और अगर वो प्रेसिडेंट की नजरों में, इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो एक एन एमिनेंट जूरिस्ट हो, वो विद्वान हो, वो जुडिशियल मैटर्स का बहुत बड़ा विद्वान हो, विशेषज्ञ हो, पढ़ा लिखा इंसान हो, एन एमिनेंट जूरिस्ट हो इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति की नजरों में वो एक विद्वान हो, वो व्यक्ति भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने की क्वालिफिकेशन को पूरा करता है। तो जो व्यक्ति इन क्वालिफिकेशंस को पूरा करता है वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की भी हैसियत रखता है और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने की भी हैसियत रखता है। उन्हीं व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति को हमारे देश का राष्ट्रपति अपॉइंट करता है एज अ प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अब हमने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट के बारे में जान लिया है, तो अब हम जानेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की क्या टर्म है,
क्या उसका टाइम पीरियड है, वो अपने पद पर, अपने ऑफिस में कितने समय के लिए, कितने कार्यकाल तक बना रह सकता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं किया गया कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का क्या टाइम पीरियड होगा, और न ही कुछ ऐसा फिक्स किया गया है कि उसको किस बेस पर रिमूव किया जाए। ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है, ऐसा कोई भी ग्राउंड नहीं है कि उसको कैसे रिमूव किया जाए। ये टोटली डिपेंड करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर। प्रेसिडेंट जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है, उसी पर ही डिपेंड करता है कि वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कितने समय के लिए उसके पद पर बने रहने दे। इट इज टोटली डिपेंड ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये अटॉर्नी जनरल ऑफ प्रेसिडेंट के पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को किसी भी समय रिमूव कर सकता है, उसको उसके पद से हटा सकता है एट एनी टाइम। और अगर खुद से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया चाहे तो वो भी अपने पद से इस्तीफा दे करके, रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को सौंप करके इस पद से रिजाइन दे सकता है एट एनी टाइम। और कन्वेंशनली आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि जब भी कोई सरकार चेंज होती है, रिप्लेस होती है या रिजाइन करती है, मंत्रिमंडल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिजाइन करते हैं, तो ऐसे में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी रिजाइन करना पड़ता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट, टर्म, उसकी रेम्यूनरेशन तो हमने जान ली। अब हम बात करेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की ड्यूटीज एंड फंक्शंस के बारे में। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, भारत सरकार का चीफ लॉ ऑफिसर होता है, मुख्य कानूनी अधिकारी होता है। तो चीफ लॉ ऑफिसर होने के नाते अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की 3 टाइप्स की ड्यूटीज होती हैं, 3 टाइप्स के फंक्शंस होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको मिली हुई हैं। तो वो 3 प्रकार की जो ड्यूटीज हैं वो क्या हैं, हम इसके बारे में अब जानेंगे। तो फर्स्ट जो उसकी ड्यूटी होती है वो एडवाइजरी नेचर की होती है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी लीगल मैटर्स हैं, उन लीगल मैटर्स में जो कुछ भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए जानना हो, तो ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर्स से रिलेटेड एडवाइस करने का काम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का ही है। ठीक है। इसके बाद प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को जो जितनी भी ड्यूटीज सौंपेगा, अदर टाइप की या लीगल करेक्टर की ड्यूटीज सौंपेगा, उनको भी पूरा करना इसका काम है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। इसके अलावा थर्ड टाइप की जो ड्यूटी है वो है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या किसी एनी अदर लॉ के द्वारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जितनी भी ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन के या अदर लॉ के द्वारा जो कुछ सौंपी हुई हैं, वो भी पूरा करने का काम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का ही है। तो इस समय प्रेसिडेंट ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को 3 टाइप्स की ड्यूटीज सौंपी हुई हैं। तो वो क्या है जो प्रेसिडेंट ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को दी हुई है? वो है, एक तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी केसेस चल रहे हैं, उन केसेस को लड़ने का काम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को होगा। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी केसेस हैं उनको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही देखेगा। इसके अलावा हाई कोर्ट, जितने भी हाई कोर्ट हैं, हाई कोर्ट के अंदर जितने भी केसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चल रहे हैं या उसके अगेंस्ट में चल रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में, तो ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पक्ष में केस लड़ने का काम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का होगा।
इसके अलावा थर्ड टाइप की जो ड्यूटी प्रेसिडेंट ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को सौंपी है वो है टू रिप्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 143। यानी सबसे पहले आर्टिकल 143 को समझो। आर्टिकल 143 जो पावर देता है प्रेसिडेंट को, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, यानी कि ये प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो किसी भी मैटर से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकता है। तो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कैसे करता है? प्रेसिडेंट राजा है, राजा खुद चलकर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा बल्कि अपना दूत भेजेगा। तो यहां दूत अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, यानी प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर सुप्रीम कोर्ट भेजता है कंसल्टेशन के लिए। तो प्रेसिडेंट जो कि हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो प्रेसिडेंट यानी खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट में करने का काम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का है। तो इस अब समझो, टू रिप्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 143, जब अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंट की बताई हुई बात उसकी कंसल्टेशन के लिए जाता है, तो वहां जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, प्रेसिडेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये है। तो ये थ्री टाइप की ड्यूटीज प्रेसिडेंट ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को सौंपी हुई है। एक तो सुप्रीम कोर्ट में जितने भी केसेस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनको लड़ने का काम, हाई कोर्ट में जितने केसेस चल रहे हैं उनको लड़ने का काम, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करने का काम सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये थ्री टाइप्स की ड्यूटीज, फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को करनी होती है, निभानी होती है। ड्यूटीज एंड फंक्शंस के बाद अब हम बात करेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के क्या राइट्स हैं, उसकी क्या लिमिटेशंस हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जितना भी कार्य है, वर्क है, वो लीगल करेक्टर का है और गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है, कोर्ट्स से जुड़ा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है, पार्लियामेंट से जुड़ा हुआ है, राज्यसभा लोकसभा से जुड़ा हुआ है, सरकार से जुड़ा हुआ है ओवरऑल। तो कुछ ऑफिशियल ड्यूटीज को पूरा करने के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कुछ राइट्स मिले हुए हैं ताकि बिना रुकावट के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपने ऑफिशियल ड्यूटीज को पूरा कर सके। तो जो फर्स्ट राइट है वो है राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स। इसका मतलब ये है कि इंडियन टेरिटरी के अंदर जितने भी कोर्ट्स हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, सभी कोर्ट्स के अंदर बैठने का, भाग लेने का, देखने का उसे पूरा अधिकार है। राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये हो गया फर्स्ट राइट। जो सेकंड राइट है वो है राइट टू स्पीक एंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा एंड द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, लोकसभा और राज्यसभा की बैठकों में भाग ले सकता है, वहां भाषण दे सकता है, या फिर पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती है, पार्लियामेंट की कमेटी, अगर उसमें भी अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का नाम दर्ज है, उसे मेंबर बनाया हुआ है, तो उसमें भी वो पार्ट ले सकता है और वहां पे भी वो भाषण दे सकता है, स्पीक कर सकता है।
लेकिन उसे वोट देने का अधिकार नहीं है, वो वोट नहीं दे सकता। वोट देने का अधिकार केवल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का है, सांसद का है, जनप्रतिनिधि का है। जो सांसद वो है होता है जो आम चुनावों में जनता द्वारा चुना जाता है और चुनने के बाद संसद में बैठता है और उसे वोट का अधिकार मिलता है। और ये अधिकार, वोट देने का अधिकार, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को नहीं मिला हुआ। वो केवल और केवल वहां भाषण दे सकता है, राज्यसभा लोकसभा की प्रोसीडिंग्स में भाग ले सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। इसके अलावा जो इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज जो हैं वो सेम रहेंगी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलती है। सेम, बिल्कुल सेम। अब बात करेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की लिमिटेशंस के बारे में। जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज को पूरा करने के लिए कुछ राइट्स मिले हैं कॉन्स्टिट्यूशन की ओर से, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पर कुछ लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई हैं उसको मर्यादित रखने के लिए। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो उसकी ड्यूटीज को लेकर के, और कोई बीच में कॉम्प्लिकेशन या डिफिकल्टी ना आए भारत सरकार के कार्यों को लेकर, भारत सरकार के कार्य स्मूथली चलते रहें। इसलिए कुछ लिमिटेशंस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पर लगाई गई हैं। तो वो लिमिटेशंस क्या है, हम उसके बारे में बात करेंगे ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए। तो तो फर्स्ट जो लिमिटेशन है वो है ही शुड नॉट एडवाइस और होल्ड अ ब्रीफ अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सिंपल सरल भाषा में अगर कहें तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार के विरुद्ध कोई भी केस नहीं लड़ सकता। उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पक्ष में ही केस लड़ने होंगे सभी, विपक्ष विरुद्ध नहीं। सेकंड जो लिमिटेशन है वो ये है ही शुड नॉट एडवाइस और होल्ड अ ब्रीफ इन केसेस इन विच ही इज कॉल्ड अपॉन टू एडवाइस और अपीयर फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये है कि ऐसे सभी केसेस में जहां पर भारत सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को पेश होना है, ऐसे में वो सेकंड पार्टी का केस नहीं लड़ सकता और सामने वाली पार्टी को कोई एडवाइस नहीं दे सकता। उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ही काम करना होगा। थर्ड जो लिमिटेशन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पर लगाई गई है वो ये है कि वो ऐसे किसी भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ऐसे किसी भी व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता, उसे डिफेंड नहीं कर सकता, उसका केस नहीं लड़ सकता जिस पर आपराधिक मामले का केस चल रहा हो। बिना गवर्नमेंट की परमिशन के वो उसका बचाव नहीं कर सकता। समझिए इसे, ही शुड नॉट डिफेंड एन एक्सक्यूज्ड पर्सन जिसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का केस चल रहा हो। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन यानी आपराधिक मामले का केस जिस पर चल रहा हो, उसको उसके बचाव, बिना गवर्नमेंट की परमिशन के उसके बचाव के लिए वो उसका केस नहीं लड़ सकता। अगर गवर्नमेंट से परमिशन मिल जाती है तभी वो उसके डिफेंड के लिए उसका केस लड़ सकता है, वरना नहीं लड़ सकता। फोर्थ लिमिटेशन को समझिए। फोर्थ लिमिटेशन ये है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसी भी डायरेक्टर की पोस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। किसी कंपनी या कॉरपोरेशन आयोग की डायरेक्टर की पोस्ट को बिना विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिना गवर्नमेंट की परमिशन के वो डायरेक्टर का पद एक्सेप्ट नहीं कर सकता, किसी कंपनी या कॉरपोरेशन से नहीं ले सकता। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो अब कुछ नोट करने वाली बातें हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड, वो क्या है वो ये देखिए।
जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, जो एजीआई है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फुल टाइम काउंसिल नहीं होता, वो पार्ट टाइम काउंसिल होता है। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सभी कार्य पूरा करने के बाद अपनी प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस करने के लिए फ्री है। वो अपनी प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस भी कर सकता है। ठीक है, आपको बता दें कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो गवर्नमेंट सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं आता, वो सरकारी कर्मचारी नहीं है, वो गवर्नमेंट जॉब पर नहीं है। ठीक है, इसीलिए वो प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस भी कर सकता है, उसे प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस करने से वंचित नहीं किया जा सकता। ही शुड नॉट डिबार्ड फ्रॉम डूइंग प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से अलग भी कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अदर लॉ ऑफिसर्स होते हैं, तो अब हम उसके बारे में जानेंगे। तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से अलग जो लॉ ऑफिसर्स हैं, एक तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और दूसरा एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये दोनों सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को उनकी लीगल ऑफिशियल ड्यूटीज को पूरा करने में उसकी हेल्प करते हैं, उसे असिस्ट करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के अंडर में ही काम करते हैं। आपको बता दें, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट वो होती है जिस पोस्ट का जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जिक्र तो किया हुआ है, लेकिन उसमें सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का कोई जिक्र नहीं है। इसलिए सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये दोनों तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का 76 आर्टिकल में जिक्र किया गया है, इसलिए ये ओनली एंड ओनली अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। सॉलिसिटर और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। ये केवल और केवल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को असिस्ट करती है, हेल्प करती है उसकी लीगल ऑफिशियल ड्यूटीज को पूरा करने में। तो आपको बता दें, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो सेंट्रल कैबिनेट का मेंबर नहीं होता। ही इज नॉट मेंबर ऑफ सेंट्रल कैबिनेट। सेंट्रल कैबिनेट के अंदर अलग से एक मिनिस्टर होता है, लॉ मिनिस्टर। ये लॉ मिनिस्टर ही गवर्नमेंट लेवल पर सभी लीगल मैटर्स देखता है।